तीन शताब्दियों की तरफ निगाह जाए हमारी अगर, तो हमारे सामने रिकॉर्ड है 19वीं शताब्दी में दुनिया में खाद्यान्न, 18वीं शताब्दी में से जोड़ लो, दुनिया में कपास, खाद्यान्न, मसाले, इसके आधार पर उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था बनती थी, उस देश की वैसी पहचान बनती थी। काल के प्रभाव में उससे अपनी सारी इकोनॉमी खड़ी करते थे। बाद के बदलते दौर में और नई तकनीक आई, तो भाप के आधार पर इंजनों ने अपना रूप आकार बनाया, तो रेलवे से लेकर विकास का नया दरवाजा खुला। 20वीं शताब्दी पेट्रोल बहुत दुनिया में बदलने वाला एक अपना रूप लेकर के आया। इसमें पेट्रोल आधारित सारे हमारे वर्तमान के बदलाव के योग हमने देखे, और पेट्रोल के आधार पर बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी जब होने लगी तो अरब से लेकर कई जगह हमने अपनी युक्ति बुद्धि से पेट्रोल के भंडारों को पकड़ के अपनी जगह बनाई। लेकिन 21वीं शताब्दी ये बौद्धिक संपदा का, ये पेट्रोल का एक तरह से नया संस्करण है, जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा, और खास करके IT के, AI के, ये जो नए दौर के नए फसल है एक तरह से, ऐसे में हमारे अपने देश के लिए ये जो बौद्धिक क्षमता जिसके कारण से सदियों से भारत की बड़ी पहचान है, वहाँ इसी प्रकार के कैंपस और यही प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और यही समय है, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, यही समय है, सही समय है ये लगातार प्रोत्साहन देने का। मेरी अपनी आप सबको बधाई। एक पुराना दृष्टांत है, हम सब उसको अलग रूप में देते हैं, चंदा मामा ने थोड़ा उसका विकृत रूप कर दिया। वो दृष्टांत है विक्रमादित्य और बेताल। विक्रमादित्य और बेताल के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो चंदा मामा तो ये हो गया कि वो कहानी लंबी करना है, तो शर्त रख देता है कि तुमको उत्तर देना पड़ेगा, और उत्तर दोगे तो बोले तो मैं चला, और नहीं बोला तो सिर फट जाएगा, ऐसा करके वो कहानी लंबी करते हैं। असली में ऐसी नहीं है कहानी, विद्वान के कलेक्शन, विद्वान जहाँ जहाँ बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी उसके संकलन से राज्य आगे बढ़ता है। मैं उसी पे लाके केंद्रित करूँगा। कुल कहानी बेताल 25 की 25 कहानी, उसमें 36वीं कहानी की, लेकिन 25 कहानी में उसका सार यही है कि बेताल एक बहुत बुद्धिमान, लेकिन विक्रमादित्य के पिता का राज्य चला जाता, आक्रांता लोग राज्य बना लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जैसे आज अपन बांग्लादेश में हालात देख रहे हैं या अफगानिस्तान में हालात देख रहे हैं, जब अव्यवस्था फैलती है तो विद्वान लोग अपनी जगह छोड़ करके एकांत में चले जाते। उस दौर में बेताल ने अपनी जगह छोड़कर वो भी एकांत में चला गया। पास में ऐसा मानते थे कि उसके उसी एकांत में शमशान भी हो गए, तो वो शमशान की कहानी बेताल से इस प्रकार से जुड़ जाए। असली में उसका कोई लेन देना नहीं, बेताल ये अपनी जगह रह रहा है, और विक्रमादित्य का पराक्रम पुरुषार्थ फैला। विक्रमादित्य के पुरुषार्थ पराक्रम में कोई उनका मुकाबला सामने के युद्ध में नहीं करता, तो युक्ति बुद्धि से बेताल को, विक्रमादित्य को पकड़ना। लेकिन ये बात भी ध्यान देते हैं कि जब विक्रमादित्य को पकड़ेंगे, लेकिन ऐसी जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं उनको कैसे खत्म करें, उनको कैसे पकड़ें, उनको टारगेट कैसे करें। तो उसी कहानी का एक पार्ट ये भी कि बेताल और विक्रमादित्य दोनों मरे। इस प्लानिंग के आधार पर एक गुप्तचर भेष बदल के आता है, और विक्रमादित्य से ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी भी हालत में अपनी एक सिद्धि चाहता हूँ, और विक्रमादित्य की कमजोरी है क्योंकि उससे जो मांगो वो देता है। हमारी अपनी कभी कभी ये जो उदारता है, उदारता करोड़ों को भी तकलीफ दे गई। इतिहास के कई उदाहरण हैं। तो विक्रमादित्य के पास वो गुप्तचर आता है कि मुझे बेताल चाहिए और बेताल से मेरी सिद्धि मिलेगी। बेताल की बात याद देखकर विक्रमादित्य चल देता कि अच्छा कहाँ मिलेगा बेताल? बोले वहाँ जंगल में मिलेगा, जाओ उसको लेके आओ। तो विक्रमादित्य जाता है, जंगल में जाकर के शमशान के आगे उसका निवास रहता है, और बेताल को बोलता है चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जाना है? बोले तुमको मेरे को अपने साधु महाराज है उनको देना है। बेताल बुद्धिमान रहता, समझदार रहता, तो वो उससे प्रश्न करता है, तो जैसे समझ जाता है कि ये विक्रमादित्य
विक्रमादित्य भी नया नया राजा बना था तो भरोसा नहीं था, हमने कहा उसको 2-4 प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों में उलझाते ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य को 25 बार अलग अलग तरह से टेस्ट करता है कि ये विक्रमादित्य में बौद्धिक क्षमता है कि नहीं, वीरता है कि नहीं, धीरता है कि नहीं, पौरुष है कि नहीं, पराक्रम है कि नहीं, सारी परीक्षा लेता है अलग अलग प्रकार से। और अंततः ये लेने देने के क्रम में वो पक्का कर लेता है कि ये विक्रमादित्य सब परीक्षाओं में पास हो रहा है। तो बेताल कहता चलो विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, कल कहाँ ले चलना चाहते? तो विक्रमादित्य बता देता है कि मेरे को साधु महाराज को देना है और वो आपकी बलि चढ़ाएंगे। पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो साधु महाराज कौन है, क्या है, विक्रम से पूछता तो पहचानते हो उसको? बोले मैं तो नहीं पहचानता, मेरे को तो केवल उनने मांगा और मेरे को देना, मेरा काम ही है। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे को सावधान कर देता हूँ, वो तुम्हारे लिए साधु नहीं है, वो शैतान है और वो तुम्हारी हत्या करना चाहता है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलने के बाद वो जब तुम्हारे लिए बोले मेरी हत्या कैसे करेगा, बोले वो कहेगा मैं साधु हूँ, मेरे बलि करने के पहले मेरे को प्रणाम करो, तुम प्रणाम करोगे तो तुम्हारी गर्दन काटेगा, फिर मेरी गर्दन काट देगा। मैं लोकेट नहीं हो रहा था, मेरे को उन्होंने पहचान लिया आपके माध्यम से। अब विक्रमादित्य ठीक है, समझ जाता है कि अच्छा ये दुश्मन है। विक्रमादित्य की विशेषता भी है कि वो अगर पहचान ले कि अपनी चुनौती कौन सी है, उससे निपटने में बहुत अच्छे सक्षम हो। ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य उसको पकड़ के तो वैसे ले जाता है जैसे बेताल समझा था मेरे को पकड़ के बांध के ले जाओ, और जैसे वो साधु कहेगा सामने अपने पास लाके ले आए बेताल, विक्रम बेताल को ले आए, हाँ मेरे को दो। और वो जैसे देता वो बोलता कि मुझे ऐसे नहीं, मैं साधु हूँ, ऐसे सीधे सीधे किसी की भेंट नहीं स्वीकार करता हूँ, मेरे सामने प्रणाम करो, फिर मैं इसकी बलि क्या लूंगा। तो विक्रमादित्य पहले जो सिखा देते हैं बेताल, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा बोलना, मैं तो राजा हूँ, मेरे को प्रणाम करना नहीं आता, पहले तुम प्रणाम करके बताओ। तो विक्रमादित्य जैसे ही बोलते हैं उससे महाराज आप प्रणाम करके बताओ, बेताल की कहानुसार विक्रमादित्य का सिर काट देते। तो अपनी जान भी बचाते, दूसरे को भी एक तो सेव करते। मेरी ये पूरी कहानी सुनाने का भाव इतना ही है कि आज का दौर हमारा बौद्धिक क्षमता वाला दौर है। आपके माध्यम से हम देश की अंदर की बौद्धिक क्षमता भी बचाएंगे और दुनिया के अंदर जो भारत की अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। ये अपनी तीसरी इकोनॉमी बनने की बात है, ये जमाने भर की बात। आपकी कंपनी कॉग्निजेंट का इतिहास देखा था, 94 में बहुत छोटे से मद्रास जैसे स्थान पर प्रारंभ हुई, तो वो दो चुनौती का उस खराब दौर में वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलाव आ गया, आज हमको आगे बढ़ने के लिए दुनिया भी छोटी पड़ गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉग्निजेंट आज अपना 1500-2000 लोग चालू कर रहा है, ये 1 करोड़ तक ले जाए, मेरी शुभकामना है। अपना जहाँ तक आप चाहो वहां तक जाओ और दुनिया में भारत का झंडा फहराओ, मेरी शुभकामना है। और जैसे आईटी की पॉलिसी के बारे में हमारे एससीएस ने बताया, ये तो हम पॉलिसी के अंतर्गत दे ही रहे, लेकिन इसके अलावा भी हमने एक अपनी छोटी कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है जो अच्छे ऑफर देने पर और भी रियायत देते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे जितनी हम आपको देंगे इतनी उनको बोनस भी बांटना आपको।